बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दुनिया में जहां जहां भी पाकिस्तानी अवाम रहते हैं या मैं उसको इस तरह कह लूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोग हैं, उनकी जिंदगी अपनी अपनी जगह पे मुख्तलिफ गुजर रही है। जो इंटरनेशनली एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को किसी भी मुल्क के अंदर, वो जब पाकिस्तानी लोगों की सूरत हाल देखते हैं, हैंड टू माउथ देखते हैं अपने लोगों को, यकीनन जिन ममालिक में वो रह रहे हैं शायद वहां भी गुर्बत हो, वहां भी लोग बेरोजगार हों, लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं। और फिर यहां पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आए दिन पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल चैलेंजेस जो थे उनको अबूर करते हुए, स्पीड ब्रेकर को अबूर करते हुए कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया हमें तस्लीम कर रही है, अमन का पैगंबर तस्लीम कर रही है, सुलहजू मुल्क के तौर पे जान रही है। और मैं समझता हूं कि दहशतगर्द मुल्क साबित करते करते इंडिया जो है वो अपनी साख खो बैठा है पूरी दुनिया में। ये हमारी कामयाबियां हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह के वाकयात, जो एक रिसेंट वाकया हुआ है, गैर मुल्की खवातीन के साथ इस्मत दरी की गई है, उनको ब्लैकमेल किया गया है, उनको जो है मुबैना तौर पर जो उन्होंने जो FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक जो इल्जामात हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। और उसमें एक बहुत ही मुल्क की मोतबर शख्सियत जो कि बड़े ओहदे पे फाइज है, उनके अजीज हैं वो, जिनके नाम ये कारनामे लग रहे हैं। और ये भी एक आने वाले दिनों में एक चैलेंज बन जाएगा हमारे लिए कि जब एक हमारी बदनामी होगी पूरी दुनिया में, जहां इतना सॉफ्ट इमेज हमारा बिल्डअप हुआ, जहां हम दुनिया में सुरखरू हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक मकाम जो है वो खोया हुआ मकाम, पहले भी पाकिस्तान का बहुत मुकाम था जो खो चुके थे हम, उसको दोबारा हमने हासिल किया। तो उसमें कहीं ये रखना तो नहीं बन जाएंगे ऐसे मामलात, जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आना थे, क्या वो उनके यहां रुकावट थे नहीं बन जाएंगे? और ये वाकयात, या जो लोग स्याह यहां पे आते थे सैर तफरी के लिए, क्या उनको भी ये खौफ पैदा होगा खवातीनों हजरात को कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? तो ऐसे वाकयात की सरजनश होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। सजा जजा जो भी है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होनी चाहिए और कानून को मुतहरक होना चाहिए। किसी के साथ कोई रियायत नहीं। अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है तो उसको भी बेनकाब होना चाहिए। मेरे मौजूआत हैं और मैं आज मेहमान गिरामी का तारफ करवाता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर इरफान अली फानी साहब, हमारे दोस्त भी हैं और माहिर आलमी अमूर के तौर पे आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफेसर मशकूर अहमद सदीकी साहब, इंतहाई सीनियर और सीजनड माहिर सियासियात हैं। इनको भी वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। आगाज करते हैं जी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उनको तो हम अंडर डिस्कशन लेके आएंगे ही और आते रहते हैं मसाइल। ये जो वाकया हुआ है एक गैर मुल्की खवातीन के साथ एक पोश एरिया में, उनको बुलाया गया, यहाँ पे सैर तफरी कराई गई, फिर उनसे डिमांड की गई कुछ पैसों की। तो मुझे बताइए कि ये जो वाकया है ये भी अंदरूनी मामला तो नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है आपके आलमी अमूर का कहीं मामला तो नहीं ये बन जाएगा? देखें जी, कोई भी रियासत जो होती है ना, उस रियासत का एक आइन होता है और वो आइन जहाँ पे रियासत के अंदर मौजूद तमाम अफराद और रियासत के जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वहीं पे वो आइन जो है वो उस मुल्क में रहने वाले गैर मुल्की जो अफराद होते हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमी की नीड्स को लेके आते हैं या ट्रेड्स की गर्ज से आते हैं या यहाँ पे दीगर अपने अमूर को सर अंजाम देने के लिए मुल्क में आते हैं, तो बुनियादी तौर पर आप जिस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ करते हैं तो दूसरे मुल्क में जाकर आपका वो आईना बनते हैं कि उनका जिस तरह का तजुर्बात यहाँ पे होंगे इस मुल्क के अंदर, जब जाके वहां अपने मीडिया के अंदर वो बताएंगे कि इस मुल्क ने, आप देखते हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर मेहमान नवाजी के तौर पर हॉस्पिटैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि ये जो कौम है ये बहुत ज्यादा मेहमान नवाज कौम है।
लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो ऐसे वाकयात जहां पे डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं इस रियासत को, इस रियासत के आइन को, इस रियासत के जो अदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उन अदारों को चैलेंज कर रही है। और यहाँ की जो सियासी इलीट है हमारे मुल्क की, वो ये समझती है कि यहाँ के जो कानून हैं वो बुनियादी तौर पर दो डोमेन रखते हैं। जब वही वाली हरकत कोई गरीब का बच्चा करेगा, कोई आम शहरी करेगा, वो शहरी जो आमतौर पर लॉ अबाइडिंग होता है और कभी कभी कमजोर लम्हे के अंदर उससे कुछ ऐसा गुनाह सरजद हो जाता है, तो हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो मावराए अदालत लोगों को मार देते हैं। और उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है वो सही कर रहे हैं या वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी तरह के जो अमाल सर अंजाम दिए जाते हैं आपकी सियासी इलीट की जानिब से, तो उसको जिस तरीके से आप देखते हैं कि मीडिया के अंदर उनका नाम लेते हुए भी लोग कतरा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो सियासतदान ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये आइन क्योंकि उनका बनाया हुआ है, दे आर द लॉ मेकर, लिहाजा दे आर द लॉ ब्रेकर, क्योंकि हमने इस कानून को बनाया है, हम जब चाहें इस कानून को तोड़ दें, और इस कानून का जो नफाज है वो सिर्फ अवाम के ऊपर होना है। अच्छा, एक और यहाँ पे इसकी वजाहत में चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि आपके इल्म में है जो वाकया हुआ है। जी जी। अगर ये किसी ऐसी शख्सियत के करीबी रिश्तेदारों में से हो तो फिर तो और भी एक ना, क्योंकि क्रिमिनल्स तो अमेरिका में भी है, क्रिमिनल्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, क्रिमिनल्स यूके में भी हैं, आए दिन इस्मत दरी के वाकयात होते रहते हैं, आए दिन अपना मोबाइल स्नेचर अपना और चोरी चकारी दीगर मामलात अपना डकैती सब कुछ होता रहता है। लेकिन अगर कोई एक बरसरे इक़्तिदार शख्सियत हो और उनके करीबी रिश्तेदारों में से कोई ये शामिल हो तो फिर क्या इमेज जाता है दुनिया में? देखें, ये इमेज तो फिर यही जाता है कि इस रियासत के अंदर जब सियासतदान इस तरह के जो जराइम हैं उनके मुर्तकब होते हुए नजर आएंगे और वो इस शाह के ऊपर ये जराइम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि इस मुल्क का आइन और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर कत्ल करने के बाद वीडियोस भी सामने होती हैं, जिस तरीके से रोंदा जाता है गाड़ियों के नीचे ट्रैफिक वार्डन्स को, और उनको मारने वाले अदालतों से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर अदालतों से निकलते हैं, और वो एक चमाट होती है इस मुल्क की अदालतों के मुंह पर कि ये है आपका कानून, ये है आपका आइन, जिनको हम अपने दौलत की जो है अपने पांव तले रोंदते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जहां पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2-3 माह में, जब से पहलगाम का वाकया हुआ, मार का हक हुआ, पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नाम गूंजा, और आज तक जिस तरीके से आपने फिर डिप्लोमेसी तक पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के धाने पर जो दुनिया पहुंच चुकी थी आपने उनको महफूज किया, पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। जहां पे तारीफ करने वाले काम हैं दाखिली तौर पर भी तारीफ हो रही है, आलमी सतह पे भी तारीफ हो रही है। लेकिन जब आप इस तरह के जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हमारी जो मिलिट्री क़यादत की सतह पे इस मुल्क ने हासिल की हैं, अगर हमारी सियासी क़यादत अपने अमाल और अपने जराइम की जद में उन कामयाबियों को रोन देगी तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अच्छा सर, प्रोफेसर साहब, हमने असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी इसकी बाज़गश्त सुनी, स्पीचेस हुई, इवन स्पीकर ने भी इसके ऊपर जो हमारा पुलिसिंग निज़ाम है पंजाब का उसके ऊपर जो है वो सवालात उठाए। मुझे ज़रा सिर्फ इसमें इतनी जो है वो आपसे गुजारिश करनी है कि ये जो फुल फ्राई और हाफ फ्राई का जो बताया जाता है तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता सीसीडी की तरफ से अरबाब इख्तियार जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उनके ऊपर? ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अभी जो वाक़या हुआ है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, ये बहुत शुक्रिया। असल में जी ये बहुत डैमेजिंग है वाक़या, जो पाकिस्तान की एक सियासत है उसमें भी और पाकिस्तान के नाम के ऊपर भी, और जो इमेज सारी दुनिया में जाता है उसमें ये बहुत डैमेजिंग वाक़या है जी। और जो इंटरनेशनल ओपिनियन है ये उसके ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो रहा है और होगा ऐसे वाक़यात। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट मैं इसको कहूँगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, मसलन आपका इमेज जो इंटरनेशनली है वो ऊंचा हुआ था, और उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी, लास्ट प्रोग्राम में भी हमने यहाँ पर बातचीत की थी कि वो जो बुनियाद फराहम कर दी है पाकिस्तान के इमेज की, अब उसको हमें आगे बढ़ाना है और उस पर हमें एक अजीम शान
بلڈنگ کھڑی کرنی ہے دنیا میں، پاکستانیوں کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی اور پاکستانی ایز اے نیشن کے لیے بھی، تو وہ یہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے۔ اور یہ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ واقعہ ایک نہیں، اس قسم کے کئی واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ مثلا ہمارے معاملات اب ایک نیک نامی کی طرف گئے ہیں تو ان کو مزید اچھی طرف جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اب کشمیر میں دیکھیے وہاں کتنی زیادہ خرابی ہوئی اور بڑی مشکل سے اس پر کنٹرول پایا گیا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کافی وہاں پر خرابی ہوئی ہے، اور اس کو پاکستان کے حکام نے بڑی مطلب طریقے سے اس پر قابو پایا ہے، لیکن ابھی بھی وہ معاملہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ سر آپ وہ پہلو چھوڑ گئے جی کہ سی سی ڈی یہاں پہ کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی غریب کا بچہ یہ ظلم کرتا ہے یا کیمرے کے سامنے خواتین کو ہراساں کرتا ہے، یہاں تو جو ہے میڈیکل رپورٹس آ گئیں، وہ جو خواتین برازیلین خاتون تھی، ایک اور خاتون تھی جن کے ساتھ یہ ریپ ہوا، اور ثبوتوں کے طور پہ یعنی مبینہ طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایون یہاں یہ بھی ہوا کہ ایک حاضر سروس مجسٹریٹ جو ہے اس کے گھر رات 2:30 بجے پولیس کا چھاپا ہوا مبینہ طور پر، اس میں ایک اپنا صاحب اور ان کے دوست ماتحت وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے اپنا ڈی آئی جی آپریشن کا نام لیتے رہے کہ ان سے بات کرو، تو وہ مجسٹریٹ صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے، وہ بھی اپلیکیشن ہو گئی ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں، یہ میں اس پہ دونوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں انٹرنیشنل پہلو جو ہے میں اس میں پہلے شروع کر لی ہے میں نے بات، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں جو آپ نے فرمائی ہے۔ جی پلیز۔ تو کشمیر میں جی میں نے آپ سے ذکر کیا آزاد کشمیر میں، وہاں ہمارا امیج جو ہے نا وہ مزید جو وہاں گفت و شنید اور انڈین وہاں انوالومنٹ جس طریقے سے ہوئی تو اس کی تو سرکوبی ہوئی وہ ہوئی۔ اچھا اس کے بعد جی پھر ایک آسٹریلیا کے بچے آئے ہوئے تھے یہاں پر، اور وہ بھی بیٹی جو تھی آسٹریلیا کی، پھر آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کو سی سی ڈی کے حوالے سے غالباً بات ہوئی تھی کہ ان کے ایک ورکر تھے، ان کی وجہ سے ان کی 6 سال کی بچی جی ان کی موت ہوئی، یہ بھی بڑا ڈیمیجنگ بات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو واقعہ ہوا یہ بہت ڈیمیجنگ ہے، اور اس میں اندرونی طور پہ تو ابھی اس کے ایک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس پہلو سے بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور ہماری ایجنسیوں کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کوئی انٹرنیشنلی کہیں یہ مینیج تو نہیں کیا گیا، کسی دشمن نے مینیج کیا ہو، اور اس میں کیونکہ ہمارے ایک یعنی سازش ایک ایسی انوالومنٹ کہ جس سے پاکستان کی بدنامی کی جائے، پاکستانی نیشن کو جو ایک کامیابی اور اس کو نیک نامی ملی ہے انٹرنیشنلی، اس کو کہیں خراب کرنے کے لیے تو کہیں کوشش نہیں، جیسے کہ مختلف جگہوں پر ہمارے دشمن ہمیشہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جی اس پہلو پہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں، وہاں کوئی ڈپٹی وزیر اعظم کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی وجہ سے ہماری ایجنسیوں کو اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہلو کو بھی وہ نظر انداز نہ کریں۔ اور جو اندرونی طور پہ آپ نے بات فرمائی ہے جی، وہ تو بالکل سامنے کی بات ہے جی، رول آف لا تو سب کے لیے برابر ہے، اور یہ قانون بھی سب کے لیے جب برابر ہوتا ہے تو اس میں امیر اور غریب اور چھوٹے اور بڑے اور گورے اور کالے کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں سب کے لیے ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں، اور یہی اسی کو رول آف لا کہتے ہیں، اور اسلام میں بھی اس کے لیے سب سے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو اس کو تو ہم کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سی سی ڈی جو ہے، بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ جی وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا چاہے اٹھا کے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اپنا ڈاکٹر صاحب، میں قانون جو لفظ ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ ماورا عدالت قتل جو ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ کرے یا کوئی بھی کرے، اس سے تو بہتر ہے وہ نیفے میں پیسٹل چلانے کے یا کسی کو فل فرائی یا ہاف فرائی کرنے کے آپ اس کا ٹرائل کر کے سرے عام پھانسی دیں، ایسا قانون پاس کریں جو اس طرح کا کرمنل ہے۔ ماورا عدالت تو نہ اس طرح کے کام ہو کہ بعد میں 1.5 سال بعد یا سال بعد یہاں پہ پتہ چلتا تھا بندہ بے گناہ ہے، یہاں تو 20 دن بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو پار کر دیا گیا وہ بندہ بے گناہ تھا۔ تو مجھے بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ یہ بھی تو انٹرنیشنل امیج بن رہا ہے ہمارا، دیکھیں کہ اتنے بندہ مار دیں 1 منٹ سے۔ ریاست میں اس طرح کے ادارے بنائے جائیں گے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ مان چکے ہیں کہ آپ کی عدالتیں ناکارہ ہو چکی ہیں، آپ یہ مان چکے ہیں کہ آپ کے قوانین ناکارہ ہو چکے ہیں، لہذا کیونکہ عدالتوں میں کیس جائیں گے، سال ہر سال وہاں پہ ٹرائل ہوتے جائیں گے،
बच्चे जवान और बूढ़े हो जाएंगे और फिर जाके कभी ना कभी फैसला होता है या नहीं होता उनकी जिंदगियों में, ये और सवाल है। तो आपने खुद इस तरह का अदारा बना के पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है, क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो नाकारा हैं, क्योंकि हमारा आइन और कानून की अमलदारी इस मुल्क में थ्रू द अदालत नहीं हो सकती, लिहाजा हमें एक ऐसे इक़दाम करने की जरूरत पड़ी है कि हम मावराए अदालत जाकर खुद से ही फैसला सुनाना शुरू कर दें। कोई FIR नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई इस्तगासा नहीं बैठा, कोई डिबेट नहीं हुई, किसी जज ने फैसला नहीं सुनाया। किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर वो वाकया सरजद हुआ और आपने उसको रास्ते में जाते हुए मार दिया। और इंसान यहाँ एक और पहलू है ना जी, क्योंकि आप आलमी अमूर पे बात करते हैं, तो इस आलमी अमूर पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि आप तो इन्वेस्टर को अपना उसको एक अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं अपनी मकनातीसियत के तहत, या उनको मुतासर करना चाह रहे हैं, तो यहां तो दूसरे वाला मुतासर हो रहा है, वो मुतासरीन में चला जाएगा। वो सोचेगा कि अगर मेरा कोई कल को बाल बच्चा बीवी बेटी इन्वेस्टमेंट करके वहां पे इस तरह के कानून बनाए हुए हैं कि मावराए अदालत कत्ल किया जाता है, तो एक पटाखे से ये उड़ जाता है जो इन्वेस्टर है। बिल्कुल, देखें ये जो आपने बात की है ना कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अदारों का होना जो है वो यही पैगाम पूरी दुनिया को देता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हमारे जो कवानीन हैं वो अब किसी काम के हैं नहीं। तो बुनियादी तौर पर जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, पूरी दुनिया में ना बहुत सारे अदारे होते हैं, मूडी का अदारा है, आपको डेमोक्रेटाइजेशन की रेटिंग की जाती है कि इस पाकिस्तान जो है वो 2022 के अंदर हाइब्रिड निज़ाम के अंदर था, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो आपका स्कोर है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे आपका जो जैसे रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे थे, आप पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहे थे, इनके ऊपर दुनिया आपको स्कोर देती है और उस स्कोर को दे के दुनिया में एक रेपुटेशन की फहरिस्त तैयार होती है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी दुनिया में कितनी इज्जत है, आप पॉवर्टी में कितने नंबर पे हैं, आप करप्शन में कितने नंबर पे हैं, आपके मुल्क के अंदर जराइम जो है वो किस हद तक फ्री ट्रायल होता है। अब ये वो सारे के सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको मेजर करने के बाद आलमी जो अदारे हैं वो आपके मुल्क का एक स्टेटस बना देते हैं। फिर दुनिया ने जिसने भी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना होता है वो देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कितने नंबर इसको मिल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कितने नंबर मिल रहे हैं, और यही वो चीज है जिसकी वजह से आपने कितने बड़े बड़े अदारे बनाए, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितने अदारे गुज़िश्ता 2.5 अच्छा यहां जरा रुक जाइए, प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं। ये बड़ा अच्छा, हम ना एक अच्छे मोड़ की तरफ आए हैं। जब आप कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में रेटिंग होती है इंसाफ और कानून की मुल्क के, फिर उस पर इन्वेस्टर जो है वो राग़िब होता है, अट्रैक्शन होती है, तो यहां क्या ये अदालतों का फेलियर है? इंसाफ के हसूल में लोगों को जो मुश्किलात हैं ये हैं? क्योंकि हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ना तो किसी को हक मिल रहा है, राइट लेने वाले जो हैं वो चाहे किसी भी शोबा है ज़िंदगी से हो, वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई किसी के हाथ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो ये जो क्या ये भी कोई इमेज बनाता है बाहर कि आप इतने बड़े तीसरी जंग अजीम तो रोक लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो मामलात हैं उनको आप काबू नहीं कर पाते? देखिए जी, यहीं से पता चलता है कि कोई रियासत कितनी महज़ब है। और ये आपकी आदात और फितरत जो है और कानून की हुक्मरानी और जो आपका कल्चर है और जो आपका डिसिप्लिन है, यहीं से आपकी रेटिंग होती है। और जो दुनिया में इन्वेस्टर आते हैं और जो दुनिया में टूरिज़म को जो कमाल हासिल होता है वो इन्हीं वजह से, इन्हीं रवैयों की वजह से। जब कोई आप महफूज नहीं होगा तो वो किस तरीके से टूरिज़म के लिए पाकिस्तान आएंगे, किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरीके से नेक नामी में उनका नाम लिखा जाएगा। तो ये महज़ब कौमें जो हैं, जो उन्होंने मकाम बनाया है, वो बड़ी मेहनत से, लगन से अपने इरादे, अपने तवज्जो, अपनी बातें, अपने रवैये तब्दील किए हैं उन्होंने। तो यहाँ पे रवैयों की तब्दीली की, निज़ाम की तब्दीली की और कल्चर की तब्दीली की बहुत सख्त ज़रूरत है। और सिर्फ यही नहीं है कि हम अमली तौर पर तो कुछ ना करें और ज़ुबानी कलाम में हम ये बताते जाएं जी हम बड़े, मतलब है जी इस्लाम ने ये कहा है, हमें इस्लाम ने वो कहा है। भाई इस्लाम ने जो बातें की हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हम इल्मी बात तो करें, अमली ना करें। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिन कौमों ने उनको अपना लिया है वो मौजूद कर रही है। ठीक, वो अपने लोगों को अच्छे, उनको वेलफेयर स्टेट बना दिया है, वो अपने अवाम की इज्जत कर रही है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोफेसर साहब एक ब्रेक का टाइम है
اور وقفہ بہت ضروری ہے، یہ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں. چھوٹا سا بریک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، مہمان گرامی موجود. پروفیسر صاحب اپنی بات ذرا مکمل کر لیں جو آپ وقفے سے پہلے کر رہے تھے، تو میں پھر فانی صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے رویوں سے، قانون کی اطاعت سے، اپنے لوگوں کو جو ایک ویلفیئر سٹیٹس کے حوالے سے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو حقوق دے کر اور اپنے فرائض انجام دے کر، دیکھیں نا حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بغیر فرائض کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے. جو میرے فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، اور جو دوسروں کے فرائض ہیں، جو ریاست کے فرائض ہیں، وہ میرے حقوق ہیں. تو جب تک کہ حقوق اور فرائض پوری طریقے سے ایماندارانہ طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، اور ایک پاکستان میں تو بہت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ایک مقدس امانت سمجھ کر اس کو ادا کریں. یہ بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے حقوق کی بات ہے کہ ہمارے عوام بھی جو ہیں وہ پورے اپنے حقوق تو لیں لیکن اپنے فرائض بھی ادا کریں. اور یہ حقوق اور فرائض جب سب کے ادا ہو جائیں گے، انصاف کے ساتھ ادا ہو جائیں گے، تو ہم ایک مہذب قوم کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، فانی صاحب یہ ہمیشہ سے ہے کہ دوسروں کے فرائض تو ہم بھرپور یاد دلاتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. آپ حکومت کو دیکھیں گے، وہ آپ عوام کو قانون کی پاسداری کی بھی بات کرتے نظر آئیں گے. سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے بڑے وزراء دعوے بلند و باغ دعوے کریں گے کہ جی آئین کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اسٹوڈنٹس یہ کریں، ڈاکٹرز یہ کریں. بھائی آپ نے ایک روایت قائم کرنی ہے قانون کی حکمرانی کے نیچے، اس کی امبریلا کے نیچے رہ کے اپنی حدود و قیود جو ہیں وہ نظریات کے مطابق قائم کرنی ہے. جب آپ کریں گے تو نیچے تک یہ چیز سرات کرتی چلے جائے گی. مجھے تو ابھی تک یہ تشویش ہے کہ اگر ایک مجسٹریٹ کے گھر رات کو، مجسٹریٹ کی اتھارٹی آپ سمجھتے ہیں، بالکل رات کو 2:30 بجے کے قریب پولیس جو ہے وہ دندناتی ہوئی داخل ہوتی ہے، اور ایس ایچ او اور اس کے جو ماتحت ہیں وہاں پہ جا کے مجسٹریٹ سے کچھ معاملہ کرتے ہیں، اور وہ مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ اپنے اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے ان کے اگلے دن ان کے خلاف اپلیکیشن دے دیتے ہیں. یہ بھی تو جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو کیا ریاستی قوانین ایسے لوگوں کے خلاف بھی متحرک ہوتے ہیں جو مجسٹریٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں؟ اور مجسٹریٹ تو جب چاہے کسی کو بھی طلب کر لے، وہ بے گناہ یا گناہگار کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں سر، دو طرح کے نظریات ہم پولیٹیکل سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جب ریاست اپنی تمام طاقت لوگوں کی فلاح کے اوپر لگا دیتی ہے، اور دوسری ڈومین وہ ہوتی ہے کہ جب چند لوگ ریاست کے آئین کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر 27 ترامیم ہو چکی ہیں آپ کے آئین کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ایسی ترامیم ہیں جن کا تعلق یہاں کے شہریوں کے حقوق کے ساتھ ہے. اس آئین کا پہلا پورا چیپٹر جو ہے وہ دعوے کرتا ہے کہ یہ ریاست اپنے شہریوں کو یہ چیزیں دے گی، اور یہ ریاست کے فرائض میں چیز شامل ہے. اس وقت آپ کے ملک کے اندر 45% لوگ اگر غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ریاست کا فرض کہاں پہ گیا؟ اگر اس ریاست کے اندر کوئی بھی شخص آتے جاتے کسی کو بھی گولی مار کے مار دیا جاتا ہے ماورائے عدالت، تو ریاست کا آئین اور قانون کدھر گیا؟ اگر اس ملک کے اندر آپ کے 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو اس وقت ریاست کا فرض کہاں پہ گیا جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں آپ کو یہ سارا کچھ دوں گی؟ اچھا، جب آپ نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے تو جب آپ کو شہریوں کی طرف سے جرائم نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے چور کی ضرورت کاٹو پھر اس کا ہاتھ کاٹو. جب یہاں پہ غربت پریویل کرے گی، جب سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھی اب بیچارہ ننگا ہو چکا ہے اور اس کے پاس جینے کے لیے اب بہت مشکل ہو رہی ہے اس کو روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا، اور آپ کی جو کچن باسکٹ ہے وہی اس کو پورا نہیں کر پا رہا. اچھا خاصے جو افراد تھے، تو وہاں پہ وہ افراد آپ کے ملک میں جرائم بڑھیں گے. ہمیشہ جب آپ کے ملک کے اندر ریاست اپنے فرائض کو پورا نہیں کر پائے گی تو شہریوں سے یہ توقع قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ شہری بھی جو ہے وہ ریاست کے حقوق کو ادا کریں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ کی گھر میں گھس جاتے ہیں ایک پولیس والے، تو بھائی اس ملک کے اندر آپ کا چیف جسٹس اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہسپتال کا جب دورہ کیا جاتا ہے کوئی یہ شراب پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک
6वें ग्रेड का बंदा होता है, वो कहता है वो ये शहद बना दिया जाता क्या बात है। तो जब आपके मुल्क का जो सबसे बड़ी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो यहां पे कुछ नहीं कर सकेगा, तो यहीं से अंदाजा लगा लें कि वहां पे आम शहरी किस तरह से जरीलो खार हो रहे हैं अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर। ठीक है। तो वहां पे यानी हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो निजाम है वो बिक जाता है और इसीलिए सीसीडी बनाना पड़ी। बिल्कुल। और ये कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। यानी बजाय इसके कि आप यहां से रिश्वत का दौरा खत्म करें, लोगों को अख्तियार, अच्छा यहां पे इख्तियार से इख्तियार दिया जा रहा है। सर प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप माहिर सियासियात हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो अवामी सहूलियात छीनी जा रही हैं, क्योंकि मैं बार बार इस पे बात करता हूं, अंदरूनी चैलेंजेस की भी बात है, जो अवामी सहूलियात हैं वो छीनी जा रही, किस तरह से? शायद मेरे अलावा भी लोग बात करते होंगे। आप देखें कि अख्तियार दे दिया गया, इदारे अजतहा बन गए हैं, चाहे वापडा हो, चाहे पीरा हो, चाहे सीसीडी हो, या एलडीए हो, या अपना सुई गैस हो, या दूसरे इदारे हों, अवाम या एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गाड़ियों। मुझे बताइए कि अवामी सहूलियात ये थी कि जब जो रियासत ने अवाम से अर्न करना होता है ना, एक तो अवाम की को फैसिलिटीज देनी, अर्न करना होता है, वो लोगों को पेमेंट करने के लिए सहूलियात फराहम की जाती हैं कि अगर कोई यकमुश्त नहीं दे सकता तो वो अपने घर का किचन भी चलता रहे, उसके बच्चों की फीसें भी चलती रहें, और रियासत का निज़ाम भी चलाने के लिए वो उसको डिवाइड करके यानी तकसीम करके या अक़सात के ऊपर वो पेमेंट कर दे। वापडा ने भी ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, दीगर इदारों ने भी ख़त्म कर दिया, अब तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने भी ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। जब अवाम से ये सहूलियात छीन ली गई हैं तो फिर आपके असम्बली मेंबरान को पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री, बिजली फ्री, इसी तरह आपके ब्यूरोक्रेसी को ये फ्री। तो अवाम से सहूलियात लेके आप अवाम के नौकरों को, अवाम के मुलाजमों को जो उसके टैक्स पे पलते हैं, सहूलियात दे रहे हैं। तो ये क्या निजाम है, इसकी तो जरा वजाहत कर दें, ये कौन सी सियासत है? असल में जी बात ये है कि एक निज़ाम जो होता है वो है एक्सप्लॉयटेशन से पाक निज़ाम। हाँ, वो ऐसा निज़ाम हमारे यहाँ अभी नहीं आया है, और जो हमारे यहाँ हुकूमतें बनती और बिगड़ती रही हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपने मफादात के लिए बिगड़ती रही हैं, और 70 साल में भी नहीं आया ना। और ये देखिए कि जब आपकी जो हुकूमत है वो अपोजिशन को दबाने पर लगी हो, और जो अपोजिशन है वो हुकूमत को गिराने पर लगी हो, अपनी सारी तवानाइयाँ उसमें सर्व कर रहे हों, तो फिर इसमें से अवाम किधर जाएंगे? वो अपने अपने मफादात को तलाश करते हैं। और ये निज़ाम सारा का सारा इतना नाइंसाफ़ी पर और बेइंसाफ़ी पर जो है वो मबनी हो चुका है कि इसमें अवामुन्नास कहीं हमें कीड़े मकोड़ों की तरह ही नज़र आते हैं, और उनकी कोई हैसियत अच्छी नज़र नहीं आती। वो दो वक्त की रोटी जो अवामुन्नास से मुल्क चलता है। देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है कि हमारी रियासत ने बैरूनी तौर पर और मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत का सिक्का बनवाया है और दुनिया में अपना नाम बनाया है। तो ये सिर्फ मुकम्मल नहीं हुआ अभी बात, जब तक कि अवाम के हालात ठीक नहीं होंगे, अवाम खुशहाल नहीं होंगे, अवाम की रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई सही तरीके से नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन से पाक निज़ाम नहीं आएगा, जहाँ गरीब और इंसानों की और अवाम नाज की कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक वो पाकिस्तान उस वक्त तक सही मानों में एक तरक्की वाला करने वाला मुल्क नहीं बनेगा। इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि जब हम ऐसा निज़ाम कायम करें कि जो इंसाफ पर मबनी हो और प्रैक्टिकली मबनी हो। ठीक है। अच्छा फानी साहब, मैं तो तालिब इल्म हूं इस जुमले का, और मैं इसका हामी भी हूं कि कानून अवाम के लिए होना चाहिए, अवाम कानून के लिए नहीं होने चाहिए। यहां पे कानून अवाम के लिए नहीं बनाया जाता। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, प्रोफेसर साहब ने उधर बात नहीं की, आप जरा कीजिएगा कि अवाम से सारी सहूलियात छीन ली गई हैं, टोटल छीन, उनकी जो आसानियां है ना वो खत्म कर दी गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद तो वो खुदकुशी रह जाती, जब एक बंदे को पता होगा कि मुझे अदायगी के लिए मुझे वक्त भी नहीं दिया जा रहा, मुझे फैसिलिटेट भी नहीं किया जा रहा, धमकी जैसे वो यहां पे डाकू गन रख के कहता है रियासत को, मैं ये जुमला बोल रहा हूं लेकिन चले भुगतना भी पड़ जाए तो खैर है, रियासत डकैती करने पे तोलाई है इस वक्त। तो ये जो डकैती है इसका ना तो अवाम के पास असला है, ना कैसे रोक, रियासत को कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो भाई
कानून अवाम के लिए हो, रियासत अवाम के लिए हो, अवाम रियासत और कानून के लिए ना हो। ये मैं चाहता हूं इस तरह का निजाम कोई। सर बिल्कुल आपने जिस तरफ इशारा किया है ना कि यहाँ पे जिस तरीके से दुनिया में कहीं इथोपिया में भी जंग हो जाएगी ना, तो इथोपिया उतना ज्यादा महंगाई की जद में नहीं आता जितना हमारा मुल्क आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले आप देख लें कहां पे थी, और जंग खत्म होने के बाद भी आपने उस नहज पे नहीं लेके आए। अभी भी कल 1 रुपए कम करके पेट्रोल की कीमतों में ना कौम के ऊपर एहसान अजीम कर दिया है, और अपने सीने पे पत्थर रख के ये एहसान अजीम किया गया है। और अब जब बिल लाते हैं लोगों के, अभी जब क्योंकि हमारा खुद ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो मैं वहां पे देखता हूं कि पूरा महीना एक एक पाई जोड़कर वो मेहनत मजदूरी करके पैसे उनके बनते हैं। कोई 22,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, और महीने के एंड पे एक बिल आ जाता है जो कि 30,000 होता है, उसकी तनख्वाह से भी ज्यादा, और उसकी कमाई से भी ज्यादा। और वो बेचारे सुबह उठते हैं, एक कागज और पेंसिल लेते हैं और मीटर को देखना शुरू कर देते हैं कि रात हमने कितने यूनिट्स चलाए हैं, रात को फिर देखते हैं, और वो डेट वाइज हिसाब उनको रखना पड़ रहा है अपने यूनिट्स का। तो मुझे ये बताएं, ऐसे माहौल के अंदर आपने क्या तरक्की करनी है, आपने क्या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपकी यहां पे डेवलप होनी है। आपने तो यहां की आवाम को, एक तो होता है 2 वक्त की रोटी दो और इज्जत से दो, बिल्कुल, और एक ये है कि 2 वक्त की रोटी दे रहे हो तो कुत्तों से भी ज्यादा जलील करके आप उनको दे रहे हैं। तो इस तरह के निजाम के अंदर जब आप इंसानियत को पांव तले रोन देंगे, और फिर आप मिसालें दे बड़ी बड़ी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, कि एक आम शहरी ने उठ के ये पूछ लिया था आपसे कि ये चादर आपने कहां से ली है, और उनको जवाब देना पड़ता है कि ये मेरे बेटे के साथ चादर थी। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मेंबरे रसूल पे आप कर रहे हो। दुनिया ने आके कुरान नहीं पढ़ना, दुनिया ने आके मुसलमानों को देखना है कि ये इस्लाम है, और यहां से उन्होंने इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन को लेना है, और उस तरीके से वो फिर आपके साथ ट्रीट करेंगे। आपको देख के जब वो ये देखेंगे कि हर वो काम जिससे इस्लाम आपको रोक रहा है, आप उसको बाबांगे दोहर करते हुए अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो वो कहेंगे हमें ऐसे यहाँ पे एक और मैं बात बताऊं कि दुनिया के नाज़रीन, मैं जितने मज़ाहिब को मैंने स्टडी किया है ना, जरा प्रोफेसर साहब इस पर जरा थोड़ी रोशनी डालेंगे। जितने मज़ाहिब को मैंने स्टडी किया है, किसी भी मजहब में ना तो जुल्म जायज़ है, किसी भी मजहब में, बिल्कुल ऐसे, खा वो बुद्ध मत हो, खा वो हिंदुइज्म हो, खा वो अपना ईसाई हो, किसी खा मुस्लिम हो, किसी भी मजहब में जुल्म जो है ना, उसको जुल्म ही समझा जाता है। किसी भी मजहब में शराब पीना जायज नहीं है, ये मैं बड़ी कैटेगोरिकली बात कर रहा हूं। किसी भी मजहब में झूठ बोलना जायज नहीं है, किसी भी मजहब में किसी का हक खाना जायज नहीं है। हम सारा बोझ इस्लाम पे डालने की बजाय अगर इंसानियत की बात करें, क्योंकि किसी भी अपना मजहब में कोई भी बुरा आदमी हो सकता है। मैं प्रोफेसर मुझे बताइए, फिर उसके बाद मैं क्यों ना कहूं, नवाब अंबर शहजादा मरहूम, उसकी एक पार्टी होती थी, उस पर उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ था, उसका स्लोगन था कि लीडर बेजमीर, अवाम बेवकूफ, इनकलाब लाएंगे, शऊर को जगाएंगे। तो ये है बात। तो ये जो रिलीजन की आपने बात की है ना जी, ये तो अल्लाह पाक का एक सारी दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है। पूरे किसी भी मजहब में कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो इंसानियत और एहसास के खिलाफ हो। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और महज़िब कौमें वो ख्वाह किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हों, आप देखते हैं कि जो बाइज़्ज़त कौमें हैं वो ख्वाह उनका किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। बात यह है कि आज जो दुनिया में बहुत सारी रियासतें हैं ना, ज़्यादातर रियासतें, जमहूरियतें जो हैं, उसमें रियासत का सरकारी मज़हब नहीं होता। वो बड़ा ये हसास बात है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो इसको करना पड़ेगी बात को। बात यह है कि दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी जमहूरी सल्तनतें हैं, वहाँ सब जो है वो कानून की हुक्मरानी पर बिलीव करती हैं और रियासत के कानून पे बिलीव करती हैं। और जो रिलीजन है वो अवाम का अपना अपना है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता। ठीक है, वो तो नहीं, वो तो एक देखे ना, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, जब इस्लामी जमहूरिया है ईरान, जब हम रिलीजन का नाम लेते हैं, तो रिलीजन का नाम लेना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है, खतरनाक बात है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ठहर एक मिनट, यहां पे इस्लाम एक फितरत का मजहब है, ठीक है, और ये जो कुरान पाक है उसमें तो तमाम जो पहले इसके किताबें आई हैं उनको भी सुपरसीड करके उससे भी ज्यादा एहसास
اور لوگوں کی جو اپنا جان و مال ہے اس کے تحفظ کی گارنٹی کرتی ہے ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک. اور اگر ہم انسانیت کا پرچار کریں تو وہ عین اسلام ہے. بالکل بے شک. آپ جب انسانیت کی بات کریں گے تو یقیناً آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں. یہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جب ہم نے پاکستان کے آئین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کا آئین بنایا ہے تو اسلام کو ہم نے ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری حالت دوسری ریاستوں سے زیادہ بہتر ہو اور ہمارا عمل عوام کا بھی اور ہمارے حکمرانوں کا بھی جو ہمارا طریقہ ہے اور جو ہمارا وتیرہ ہے اور جو ہماری رویے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہم مطلب پرستی کو ہم اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسلام کو مطلب پرستی کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں. جس کا دل چاہتا ہے اسلام کا نام لے کر اس کو آپ اس طرح کیوں نہیں کہہ دیتے کہ کسی بھی مذہب کو خواہ وہ اسلام ہی کیوں نہ ہو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے. جی وہ خطرناک ہے اپنے مفاد کے لیے. میں بیسیکلی تو کیونکہ مفاد عامہ کے لیے آپ کریں, کیونکہ ہم پاکستان کے کیونکہ ہمارا سرکاری مذہب جو ہے نا جی وہ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے. کہاں ہے سر مجھے بتائیں یہاں کہاں اسلام میں نافذ کیا ہوا ہے؟ گورے کا قانون چل رہا ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نام آپ اسلام کا رکھ رہے ہیں لیکن کام آپ اسلام کے لائیں تو صحیح اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ اسلام کے نام رکھ رہے ہیں تو آپ کے کام جو ہے اس کے مطابق یہاں میں بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. جی ایک اس وقت واحد جماعت جو مجھے نظر آتی ہے نا وہ جماعت اسلامی نظر آتی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے ہی کوئی یہ لے لی جائے بات یا انہی کو بٹھا لیا جائے کہ ہمیں گائیڈ کریں. آپ ہر سال بجٹ پیش کرتے ہیں, آپ ہر سال نئی نئی ترامیم کرتے ہیں, کیوں نہیں آپ جو اسلامی قوانین جو ہیں ان کو آپ جو ہے عوامی مفاد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے مشاورتی ایک کمیٹی بنا دیں, اس میں اسلامی قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے سیراب کریں. فانی صاحب ذرا بتائیں. دیکھیں یہ جو قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں نا جو موسیقی کی مختصراً آپ نے 1 منٹ میں بتانا. جی جو موسیقی کی دھنیں ہوتی ہیں نا وہ کاغذ کے اوپر بے معنی ہوتی ہیں جب تک آپ موسیقی کے آلات کو استعمال کر کے ان دھنوں کو پریکٹیکل نہ کریں. دیکھیں عمارتوں کے اوپر عدالت لکھ دینے سے وہ عدالت بن نہیں جاتی. بالکل ٹھیک بات. پولیس اسٹیشن کے اوپر پولیس اسٹیشن لکھ دینے سے وہ پولیس اسٹیشن ہو نہیں جاتا. بوتل کے اندر شراب ہے تو اوپر میں آب زمزم کا لیبل لگا دوں تو وہ شراب آب زمزم نہیں جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہم نام اگر ساتھ لگا دیں گے کہ یہ اسلامی ہے اور سارے کام آپ غیر اسلامی کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کیسے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں اور کیسے آپ کی ریاست جو ہے وہ فلاح پا سکتی ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ نے جہاں پہ تھیوریٹیکلی اسلام کو صرف لکھنے کی حد تک یا ڈائریز کے اندر کوٹیشن کے طور پر لکھنے کی حد تک رکھا ہے, اپنی زندگیوں میں جب عملی طور پر اور قانون کے اندر عملی طور پر لے آئیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایک خیر خواہ جو ریاست ہے اس میں آپ بدلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی پروفیسر صاحب آپ بھی آدھے منٹ میں ذرا. جی بات یہ ہے جی کہ اسلام جو ہے جی وہ سلامتی کا اور رحمت کرتی ہے. کیا بات ہے. اور ہمیں بنیاد اسلام کو رکھنی چاہیے اور باقی دنیا جس طریقے سے ماڈرن ورلڈ چل رہا ہے اس کے ہمیں ترقی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب, جناب عرفان علی فانی صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے, بہت دل چاہتا ہے کہ جب ایسا موضوع ہو لمبی بات کریں, لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو میں ایک شعر کے ذریعے سے یہ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.